मदद का राजमहल, विस्तृत गलियारे, ऊंचे ऊंचे स्तंभ और सोने जवाहरात से सजी हुई दीवार। बाहर से देखने पर यह साम्राज्य समृद्धि और वैभव का प्रतीक था, लेकिन भीतर इन चमचमाती दीवारों के पीछे हर दिन साजिशें, ईर्ष्या और सत्ता की भूख का अंधेरा पलता था। मौर्य सम्राट बिंदुसार के कई पुत्र थे। हर राजकुमार के पीछे अपनी माँ का प्रभाव था और हर माँ अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने के लिए राजमहल में चालें चल रही थी। यही वो दौर था जब अशोक युवराज नहीं थे बल्कि एक साधारण राजकुमार, परंतु उनमें ऐसी करिश्माई व्यक्तित्व और तेज था जिससे लोग खौफ और सम्मान दोनों करते थे। राजमहल में सबसे अधिक प्रभाव रखता था सुसीमा, जो बिंदुसार का बड़ा पुत्र और युवराज घोषित था। सुसीमा को अपने उत्तराधिकारी बनने पर कोई संदेह नहीं था। वो कठोर स्वभाव का था, घमंडी और महत्वाकांक्षी। उसे लगता था कि राजगद्दी केवल उसी के लिए बनी है। लेकिन समस्या थी अशोक। अशोक का नाम सुनते ही सुसीमा के माथे पर शिकन आ जाती। विद्वानों, सैनिकों और जनता में लोकप्रिय हो रहे थे। वे कठोर निर्णय लेने वाले, निर्भीक और न्यायप्रिय माने जाते थे। राज्य के मंत्री और सैनिक गुपचुप कहते थे, अगर अशोक राजा बने तो मगध स्वर्ण युग में प्रवेश कर जाएगा। इसी लोकप्रियता ने सुसीमा और उसकी माँ को बेचैन कर रखा था। हर दिन महल की रानियां और मंत्री गुप्त बैठकें करते। हर कोई अपनी अपनी चालें बिछा रहा था। अशोक साधारण राजकुमार नहीं, वे विद्या में निपुण, राजनीति में चतुर और युद्ध कला में अद्वितीय योद्धा थे। उनकी आंखों में गहराई जैसे कोई रहस्य छिपा। उनका चेहरा कठोर लगता था, लेकिन भीतर भावनाओं का सागर था। प्रजा उन्हें चंड अशोक कहने लगी, क्योंकि वे अन्याय और विद्रोह को बिना दया के कुचल देते। लेकिन उनके भीतर कहीं एक अकेलापन भी था। महल की राजनीति से दूर उन्हें अपने ही भाइयों पर भरोसा नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें लगता था कि उनकी माँ धर्मा भी इस षड्यंत्रों के जाल में सुरक्षित नहीं है। एक दिन सम्राट बिंदुसार ने अपने सभी पुत्रों को राजसभा में बुलाया। सभा में बड़े बड़े मंत्री, सेनापति और विद्वान बैठे। वहाँ एक गंभीर विषय उठाया गया, तक्षशिला प्रांत में विद्रोह। वहाँ के लोग बिंदुसार की नीतियों से नाराज। विद्रोह इतना बड़ा हो चुका था कि पूरी सेना भेजने की बात उठी। सुसीमा आगे बढ़ा और बोला, ताश्री, मैं युवराज, तक्षशिला को शांत करना मेरा अधिकार है, मुझे वहाँ भेजिए। सभा में हलचल मच गई, लेकिन तभी एक बुजुर्ग मंत्री खड़े हुए और बोले, महाराज, तक्षशिला की स्थिति केवल कठोरता नहीं, मेरी दृष्टि में केवल एक ही राजकुमार है जो वहाँ शांति स्थापित कर सकता है, राजकुमार अशोक। सभी की नजरें अशोक की ओर मुड़ गईं। सुसीमा का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन बिंदुसार ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तक्षशिला जाएगा अशोक। सभा में सन्नाटा छा गया। यही से शुरू होने वाला था अशोक के जीवन का वो अध्याय जो उन्हें सम्राट अशोक महान बनाने की राह पर ले जाएगा। तक्षशिला की धरती पर पहला कदम। राज्यसभा का निर्णय हो चुका। सम्राट बिंदुसार ने आदेश दिया कि तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के लिए राजकुमार अशोक को भेजा जाए। प्रस्थान की तैयारी, राजमहल में हलचल मच गई। सैनिकों को तैयार होने का आदेश मिला। अशोक ने अपने युद्ध घोड़े सिंहरथ को सजवाया। वो घोड़ा भी अशोक की तरह ही तेज और जिद्दी। महल के गलियारे से गुजरते समय अशोक की नजर अपने बड़े भाई सुसीमा पर पड़ी। सुसीमा की आंखों में ईर्ष्या की आग जल रही थी। वो धीमे स्वर में बोला, तक्षशिला की धरती तुम्हें निगल जाएगी अशोक। तुम्हें राजगद्दी की चाह है, लेकिन राजकुमार केवल एक ही होगा, मैं। अशोक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भैया, गद्दी का निर्णय जनता और समय करेगा। मैं तक्षशिला इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ के लोग न्याय चाहते और शायद मैं उनके लिए ही बना हूँ। इतना कहकर अशोक आगे बढ़ गए। उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, केवल दृढ़ संकल्प। तक्षशिला की ओर यात्रा राजसी काफिला दिन रात चलता रहा, कभी घने जंगलों से, कभी उबल खाबल पहाड़ियों से। रास्ते में कई जगह लोग अशोक का स्वागत करते। प्रजा उनसे उम्मीदें लगा रही, क्या ये राजकुमार हमारी पीड़ा सुनेगा या और राजकुमारों की तरह हमें कुचल देगा। अशोक रास्ते में हर गाँव में रुक, वो जनता से बातें करते, उनकी शिकायतें सुन। ये गुण उन्हें सबसे अलग बनाता था। वे केवल सैनिकों के सहारे राज नहीं करना चाहते थे, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते। तक्षशिला का दृश्य। कई दिनों की यात्रा के बाद काफिला तक्षशिला पहुंचा। शहर के द्वार बंद। ऊपर किले की दीवारों से बागी सैनिक तीर चलाते दिख रहे थे। सड़कों पर आग जली हुई थी, घरों के दरवाजे टूटे, जनता डरी सहमी हुई थी। अशोक ने पहली बार विद्रोह की भयावहता अपनी आंखों से देखी। उन्होंने सेनापति से कहा, युद्ध की तैयारी मत करो, पहले जनता का विश्वास जीतना होगा। सेनापति चौंक गए। राजकुमार, बिना युद्ध विद्रोह कैसे शांत होगा? अशोक ने उत्तर दिया, युद्ध से केवल खून बहेगा, लेकिन न्याय से विश्वास बहाल होगा। जनता के बीच अशोक ने अपना कवच उतार दिया, तलवार बाजू में रख दी और अकेले ही तक्षशिला की गलियों में उतल आए। बागी सैनिक चौंक गए। ये राजकुमार है अकेला? अशोक ने ऊंची आवाज में कहा, मैं सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक हूँ। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा न्याय चाहता हूँ। यदि तुम्हारी शिकायत सही है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन यदि अन्याय करोगे तो तुम्हें मेरी तलवार भी दिखनी पड़ेगी। उनकी गूंजती आवाज ने भीड़ को हिला दिया। जनता में खुसर पुसर शुरू हुई। ये राजकुमार
अलग है, इसमें कुछ और है। अचानक हमला, लेकिन तभी भीड़ में छिपा एक बागी तलवार लेकर अशोक पर टूट पड़ा। उसका वार बिजली की तरह है। सैनिक चिल्लाए, राजकुमार, लेकिन अशोक ने पलक झपकते ही उस वार को अपने हाथ में पकड़े भाले से रोक। उनकी आंखों में क्रोध चमका। उन्होंने हमलावर को जमीन पर पटक दिया और तलवार उसकी गर्दन पर रख। पूरी भीड़ सांस रोक कर देखने लगी। ये था वो क्षण जहाँ लोग तय करने वाले थे कि अशोक उनके लिए न्याय का प्रतीक होंगे या चंड अशोक, रक्त पिपासु योद्धा। अशोक की तलवार विद्रोही की गर्दन पर। पूरी भीड़ उस दृश्य को देख रही थी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे समय ठहर गया। दया या दंड, अशोक में चारों ओर देखा ताकि आंखों में डर था। अगर उन्होंने उस विद्रोही को यहीं मार डाला, उन्हें भी अत्याचारी समझेंगे। छोड़ दिया कि शक्ति पर सवाल उठेगा। अशोक ने तलवार को धीरे धीरे हटाया। उन्होंने उस विद्रोही को पकड़कर खड़ा किया। ऊंची आवाज में कहा, अरे तलवार ने मेरे प्राणों पर वार किया, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं यहाँ खून बहाने नहीं कि तुम्हारी आवाज सुनने आया हूँ। ये सुनकर भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। लोगों ने पहली बार किसी राजकुमार को ऐसा बोलते सुना। जनता की पुकार। तभी एक बुजुर्ग आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपती आवाज में बोला, राजकुमार, हम विद्रोही नहीं हैं। हम तो अपने ही शासकों के अन्याय से टूटे हुए लोग हैं। हमारी फसलें छीन ली जाती हैं, कर इतना लगाया जाता है कि बच्चों को भूख से मरते देखते हैं। जब हमने आवाज उठाई तो हमें विद्रोही कहकर तलवारें उठाई गईं। ये सुनकर अशोक के चेहरे पर कठोरता और संवेदनशीलता दोनों झलक उठी। उन्होंने जनता की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी तकलीफें सच हैं तो मैं वचन देता हूँ, अब से तक्षशिला की धरती पर अन्याय नहीं होगा। भीड़ में गूंज उठी, जय हो राजकुमार अशोक। विद्रोहियों का झुकना, लेकिन सब लोग प्रभावित नहीं हुए। विद्रोहियों का एक दल अब भी नाराज। उनका नेता बोला, हम तुम्हारे शब्दों पर भरोसा क्यों करें? हर राजकुमार झूठ बोलता है। अशोक ने तुरंत आदेश दिया कि राजकोष से अनाज और धन तक्षशिला की जनता में बांटा जाए। उन्होंने घायल लोगों के लिए चिकित्सक भेजे और सैनिकों को कहा, आज से कोई भी सैनिक जनता पर हाथ नहीं उठाएगा। जो ऐसा करेगा उसे मेरी तलवार देखनी पड़ेगी। ये आदेश सुनते ही विद्रोही नेता भी स्तब्ध रह गया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठ गया और बोला, राजकुमार, अगर आप सचमुच हमारे पक्ष में हैं तो हम भी आपका साथ देंगे। यहीं से तक्षशिला का विद्रोह शांत होने लगा। जनता ने पहली बार किसी राजकुमार में रक्षक देखा, न कि शोषक। अशोक की पहली विजय। कुछ ही हफ्तों में तक्षशिला बदल गई। जहाँ पहले आग और रख था, वहाँ अब बाजार सजने लगे। जनता ने अपने घरों को दोबारा बसाना शुरू किया। अशोक ने एक सभा बुलाई और जनता से कहा, ये विजय मेरी नहीं तुम्हारी है। तुमने हथियार छोड़कर न्याय पर विश्वास किया और मैं वचन देता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं दूंगा। सभा में गूंज उठा, जय हो सम्राट अशोक, जय हो। युवराज सुसीमा को ये समाचार पहुंचा। वो क्रोध से कांप उठा। वो सोचने लगा, अगर अशोक इसी तरह जनता का दिल जीतता रहा तो गद्दी मेरी नहीं रहेगी। नया साजिश। सुसीमा ने गुप्त रूप से संदेशवाहक बुलाया और कहा, अशोक को हराना आसान नहीं, लेकिन उसकी लोकप्रियता मेरे लिए खतरा है। समय आ गया है कि उसे ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ से लौटकर कोई जीवित नहीं आता। उसकी आंखों में चालाकी चमक उठी। पाटलिपुत्र का राजमहल रात के सन्नाटे में भी जाग रहा था। दीवारों पर मशालों की लौ टगमगा रही थी। गलियारों में पहरेदारों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन राजमहल के एक हिस्से में, जहां कोई नजरें भी डालना पसंद नहीं करता, वहां चल रही थी एक खतरनाक बैठक। युवराज सुसीमा अपने गुप्त कक्ष में बैठा था। उसके चारों ओर उसके समर्थक मंत्री और दरबारी खड़े थे। सुसीमा की आंखों में जलन थी, होठों पर व्यंग्य मुस्कान। अशोक ने तक्षशिला को जीत लिया, प्रजा उसे देवता मानने लगी है, सुसीमा ने धीमे स्वर में कहा। अगर यही चलता रहा तो वो मेरी गद्दी छीन लेगा। इससे पहले कि वो और ऊंचाई पर पहुंचे, उसे ऐसी जगह भेजना होगा जहां से कोई जीवित न लौटे। षड्यंत्र की चाल, एक दरबारी बोला। महाराज, उत्तर प्रदेश की सीमा पर कलिंग बनने प्रदेश में विद्रोह की खबर है। वहाँ बर्बर जनजातियां रहती हैं, जिनका कोई राजा नहीं, केवल हिंसा और खूनी रिवाज है। अगर अशोक को वहाँ भेजा जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। सुसीमा ने ठंडी हंसी हंसी। बहुत अच्छा, पिताश्री को यही बताओगे कि केवल अशोक ही इतना साहसी है जो उस जंगल में शांति ला सकता है, और जब वो लौटकर नहीं आएगा तो मगध का युवराज मैं ही रहूंगा। उसके समर्थक दबी आवाज में हंस पड़े। महल की दीवारें इस षड्यंत्र की गवाह बनी। अशोक की वापसी उधर। अशोक तक्षशिला में अपनी जीत के बाद पाटलिपुत्र लौटे। राजमहल के द्वार पर हजारों लोग उन्हें देखने आए। हर कोई उनके नाम का जय घोष कर रहा था। जय हो चंड अशोक, जय हो न्याय प्रिय राजकुमार। सम्राट बिंदुसार सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने गर्व से कहा, अशोक, तुमने तक्षशिला को बिना बड़े रक्तपात के शांत किया। ये तुम्हारी पहली विजय है और साम्राज्य तुम्हारा ऋणी है। सुसीमा के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि झुंझलाहट थी। वो सोच रहा था, आज पिता उसे सराह रहे हैं, कल शायद गद्दी भी उसी को दे दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। नया आदेश। कुछ ही दिनों बाद दरबार में फिर सभा बुलाई गई। एक मंत्री खड़ा हुआ और बोला, महाराज, समाचार आया है कि कलिंग वन्य प्रदेश की जनजातियां हमारे साम्राज्य पर हमला कर रही हैं। वहाँ विद्रोह दिन ब दिन भयंकर होता जा रहा है। हमें तुरंत सेना भेजनी होगी। सुषमा ने तुरंत कहा, पिताश्री, यह काम किसी और के बस का नहीं, केवल अशोक ही संकट का सामना कर सकता है। सभा में हलचल हुई। सभी जानते थे कि यह काम कितना खतरनाक है, लेकिन बिंदुसार ने गहरी सांस ली और अशोक की ओर देखा।
अशोक, यह चुनौती स्वीकार करोगे? अशोक ने बिना हिचक उत्तर दिया। महाराज, मैं मौर्य वंश का पुत्र हूँ। जहाँ भी साम्राज्य संकट में होगा वहाँ जाना मेरा कर्तव्य है। मैं कलिंग जाऊंगा। सभा में स्तब्ध सन्नाटा छा गया। कलिंग की ओर यात्रा कुछ ही दिनों बाद अशोक एक विशाल सेना के साथ पाटलिपुत्र से रवाना हुए। रास्ते कठिन थे, घने जंगल, ऊंचे पर्वत और दलदली नदियां। जनजातियों की गुप्त टुकड़ियां हर मोड़ पर घात लगाकर हमला करती। सैनिक थकने लगे, पर अशोक का साहस डगमगाया नहीं। रात को कैंप में वो अपने सैनिकों के साथ बैठते, उनके घाव पर मरहम लगाते, उनके साथ भोजन करते। यही कारण था कि उनकी सेना उन्हें राजकुमार नहीं बल्कि अपना साथी मानने लगी। जंगल का खतरा एक रात घना अंधकार था। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। अचानक कैंप के पास शेरों का झुंड आ गया। सैनिक भयभीत हो गए, लेकिन अशोक अकेले आगे बढ़े। उनके हाथ में जलती हुई मशाल थी। उन्होंने शेरों की आंखों में आंखें डालकर गर्जना की, ये भूमि मेरी है, लौट जाओ। आश्चर्यजनक रूप से शेर पीछे हट गए। सैनिकों ने यह दृश्य देखा और चिल्ला उठे, जय हो चंड अशोक। यह केवल मनुष्य का नहीं, देवता का साहस है। रहस्यमयी जनजाति का हमला। अगले ही दिन घने जंगल से अचानक तीरों की बौछार हुई। दर्जनों सैनिक मारे गए। पेड़ों से उतरे आधे नंगे भयानक चेहरे वाले योद्धा, कलिंग की जनजाति। उनकी आंखों में खून का नशा था। अशोक ने तुरंत तलवार निकाली और ऊंची आवाज में कहा, मौर्य सैनिकों, आज हम केवल भूमि के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। डरना मत, क्योंकि जो मेरे साथ है उसे मृत्यु भी नहीं जीत सकती। युद्ध शुरू हो गया। जंगल खून और चीखों से गूंज उठा। अशोक की परीक्षा युद्ध के बीच अशोक का सामना हुआ जनजाति के सबसे बड़े योद्धा से, जिसके शरीर पर जंगली जानवरों की खाल थी, हाथ में विशाल गदा और आंखों में पागलपन। वो गर्जा, राजकुमार, आज तुम्हारा सिर मेरे कबीले की बलि बनेगा। अशोक ने तलवार घुमाई और बोला, ये सिर केवल न्याय के लिए झुकेगा, अन्याय के लिए नहीं। दोनों में भयानक संघर्ष हुआ। गदा और तलवार की टक्कर से जंगल कांप उठा। सैनिक दंग रह गए। ये केवल युद्ध नहीं था, ये दो सभ्यताओं की टक्कर थी। अंधेरे जंगल में टकराई तलवारें, खून की बूंदों से गीली हुई जमीन, और हर सांस पर लटकती है मौत की तलवार। लेकिन असली वार अभी बाकी है। असली सच अभी उजागर होना है, और इस रणभूमि से कौन जिंदा बचेगा ये फैसला करेगा भाग्य का अगला पल। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो याद रखिए, ये तो बस आगाज है। असली तूफान आना अभी बाकी है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पर JK.Guru 766।